बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा लेटेस्ट अटेम्प्ट है मार्च 2023 का, इसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करते हैं ज़रा और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए था हमें इस पेपर में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइमलाइंस मिल जाएंगे, तो आप अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे स्विच करना चाहते हैं क्विकली, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर ये कुछ ब्लैक में लिखा हुआ है। ये चूँकि दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन सेंड टू मी बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, तो ये जो राइटिंग्स हैं ब्लैक में, ये अंडरलाइंस, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इट्स अ क्वेश्चन अबाउट एन इंडिविजुअल जिसकी आपको इनकम और टैक्स की कैलकुलेशन बनाना है। सो द क्वेश्चन सेज के द पर्सन इज़ अ चाइनीज़ सिटीज़न जो कि 2015 से पाकिस्तान में है, और ये पहला एम्प्लॉयर जो इसका है वो होप लिमिटेड है, जो कि एक अनलिस्टेड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बिज़नेस करते हैं। 30 सितंबर तक इसने यहाँ पे जॉब की है। इसका मतलब 3 महीने, जुलाई, अगस्त और सितंबर यहाँ पे काम किया, और उसके बाद इसने जो है वो अपने सेकंड एम्प्लॉयर जो कि एक होटल है, डीएच, उसको ज्वाइन कर लिया 1 अक्टूबर से। सो इट इज़ द सेकंड एम्प्लॉयर। जो डिटेल्स सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स की दी गई हैं उसके ऊपर ज़रा चलते हैं। फर्स्ट वन इज़ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी सारे का सारा टैक्सेबल होगा, इसमें कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं करना है आपको। नंबर ऑफ़ मंथ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि जो एमोल्यूमेंट्स की डिटेल है वो आपको मंथली बताई गई है। बेसिक सैलरी पर मंथ क्लियरली मैंशनड है। इसी तरह जो मेडिकल अलाउंस है, दैट इज़ ऑल्सो पर मंथ। मेडिकल अलाउंस, अगर मेडिकल फैसिलिटी ना हो और सिर्फ मेडिकल अलाउंस हो, तो फिर ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होता है। और अगर आप यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट एम्प्लॉयर से मिल रहा है वो तो ऑलरेडी है ही 10%, और जो सेकंड एम्प्लॉयर से मिल रहा है उसमें 60,000 में से 45,000 एग्जाम्प्ट होगा, और बाकी टैक्सेबल होगा। नंबर ऑफ मंथ से फिर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। यूटिलिटीज़ अलाउंस जो है ये टोटली टैक्सेबल होता है, इसमें कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है। इसी तरह लंच प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एट सब्सिडाइज रेट पर मंथ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर बताई गई है 10,000 और 25,000। यहाँ पे वो आपको ये याद रखना है कि जो फ्री और सब्सिडाइज फूड है वो होटल अगर दे रहा हो अपने एम्प्लॉय को, तो फिर वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। दीज आर फैसिलिटीज़ विदाउट मार्जिनल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, वो उस हेडिंग में आता है। तो जो होटल डीएच से इसको मिल रहा था वो एग्जाम्प्ट होगा और एचएल से टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट इज़ कंपनी मेंटेन्ड कार। कंपनी मेंटेन्ड कार से मुतालिक दो इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक तो कॉस्ट और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो ईयर एंड डेट पे दी गई है, जो कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू उस वक्त चाहिए होती है जब लीज्ड व्हीकल हो। एम्प्लॉयर ने ये लीज्ड व्हीकल कहीं पे मेंशन नहीं है कि लीज़ किया हुआ है, और ऑफिशियल और पर्सनल यूज़ के लिए है, इसलिए 5% हम बनाएंगे इसका जो कॉस्ट है उसका। सो 5% हम लेंगे 3 मिलियन का 3 मंथ्स के लिए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, और 5 मिलियन का भी 5% लेके 9 मंथ्स की कैलकुलेशन बना लेंगे। एनुअल बोनस ऑल दो पिछले साल का है, लेकिन चूँकि सैलरी कैश बेसिस पे टैक्स होती है, इसलिए 3.5 लाख रुपए सारे का सारा इस साल हम टैक्सेबल इनकम में शामिल करेंगे। जो ग्रेचुटी है वो अनअप्रूव्ड स्कीम से मिली है, और ग्रेचुटी का कानून ये है कि 75,000 और 50% ऑफ ग्रेचुटी विच एवर इज़ लेस इज़ एग्जाम्प्ट। तो ज़ाहिर है 12,25,000 का जो 50% है वो 75,000 से ज़्यादा ही बनेगा, तो 75,000 जो है वो एग्जाम्प्ट होगा और बाकी टैक्सेबल होगा। चूँकि ये टर्मिनल बेनिफिट है, यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप इसको 3 years एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे भी टैक्स कर सकते हैं, यानी इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट कर सकते हैं। और सवाल में चूँकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है 3 years एवरेज रेट ऑफ टैक्स की, तो इसलिए हम इसको सिंपल यही ट्रीटमेंट करेंगे कि इसको इनकम में शामिल कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन डीएच से मुतालिक बताई गई है। फर्स्ट वन इज़ कि आपको 2 रिटर्न टिकट्स मिले हैं। ये जो बेनिफिट है इसकी लिमिट 6 लाख थी, लेकिन इसने 5.5 लाख यूटिलाइज़ किया है, तो ये जितना यूटिलाइज़ किया है वो सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ 7.5 लाख रुपए फॉर साइनिंग अ बॉन्ड। ये एक रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट है, और रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स जो हैं वो प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी के टॉपिक में हमने पढ़े हैं, सो इट विल बी फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट आइटम इज़ 4 लाख रुपए जो कि कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन अगर एम्प्लॉयर से मिले तो सैलरी के हेड ऑफ इनकम में टैक्स होता है, सो दिस विल बी टैक्सेबल एज सैलरी इनकम। फोर्थ पॉइंट इज़ पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन। सो एक लोन है जो कि लिया हुआ है इस इंडिविजुअल ने, और डी एच बेसिकली इज़ द
एम्प्लॉयर जिससे इसने लोन लिया हुआ था, सॉरी डीएच ने ये पे कर दिया है, ठीक है जी। और इसने ये लोन लिया था एचएल से, यानी प्रीवियस एम्प्लॉयर से लिया था और करंट एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। सो अगर एम्प्लॉय की कोई ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे ऑफ कर दे तो वो सीधा सीधा सैलरी इनकम में चला जाता है। सो ये 38 लाख रुपए तो सैलरी इनकम ट्रीट होगा क्योंकि ये पे ऑफ कर दिया उसके सेकेंड एम्प्लॉयर ने। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्ट फ्री लोन था तो इसलिए मार्कअप 10% से आप सैलरी इनकम में शामिल करेंगे जब तक वो एचएल के पास एम्प्लॉयमेंट कर रहा था 3 माह का। आप बेंचमार्क रेट से सैलरी इनकम में इंटरेस्ट शामिल करेंगे। अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए था तो इसका डिडक्टिबल अलाउंस बनाना है या नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है आपने कि डिडक्टिबल अलाउंस अगर लिस्टेड कंपनी से आपने लोन लिया हो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए तो फिर आपको उसका डिडक्टिबल अलाउंस मिलता है। और चूंकि शुरू में ही पहले पैराग्राफ में ही बताया हुआ है कि जो एचएल है वो लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी है, तो इसलिए दिस विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्टिबल अलाउंस। जो आखिरी इन्फॉर्मेशन है कि आपने घर रेंट पे भी दिया हुआ है और 5 साल का रेंट एग्रीमेंट है। 2019 में अगर दिया था तो 2020, 21, 22, 23, 24 तक ये रेंट पे है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी इनकम भी बनेगी। और चूंकि ये एक हाउस है तो इसलिए इसका रिपेयर अलाउंस भी आप एक्सपेंस के तौर पे माइनस करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन इज़ एन अमाउंट विच हैज़ बीन रिसीव्ड, ये चाइनीज़ युआन CNY बेसिकली एक ये करेंसी है चाइना की। 31,500 30% इसमें से टैक्स काटा गया है और 12,60,000 रुपये आपको मिले हैं पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन चाइना। नाउ ये तो सीधा सीधा फॉरेन सोर्स इनकम है और फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर अगर टैक्स आपने दिया हुआ है तो इसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको कैलकुलेट करना होगा। और फॉरेन टैक्स क्रेडिट आप किस टैक्स की अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, आपको पहले तो 12,60,000 चूँकि नेट अमाउंट है इसको ग्रॉस अप करेंगे आप, यानी कि इसमें टैक्स की अमाउंट ऐड करेंगे। वो टैक्स की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, 12,60,000 चूँकि इसमें से टैक्स माइनस हुआ हुआ है तो इसलिए इसको 30/70 से मल्टीप्लाई करके आप टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि फॉरेन टैक्स होगा, उसको ऐड करेंगे इसमें 12,60,000 में और ग्रॉस अमाउंट इनकम में शामिल करेंगे। और जो टैक्स की अमाउंट फॉरेन टैक्स की अमाउंट है ये उसके ऊपर। पॉइंट नंबर सेकंड इज़ अबाउट डिविडेंड्स। नाउ यहाँ पे 2 डिविडेंड्स का जिक्र है। फर्स्ट इज़ द कैश डिविडेंड जो कि 97,500 का है। ये नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। ज़कात का यहाँ पे जिक्र नहीं है इसलिए कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपने डिविडेंड को ग्रॉस अप करके फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स करना होगा। जो दूसरी अमाउंट है वो बोनस डिविडेंड है। बोनस डिविडेंड से मुराद ये कि कंपनी आपको डिविडेंड ही देना चाहती है लेकिन वो दे रही है इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स जो हैं वो आपको मिले हैं 2,000 और इसके ऊपर ट्रीटमेंट जो है वो डिविडेंड का बिल्कुल लगाना पड़ेगा। अब जब डिविडेंड, इसको डिविडेंड इन स्पीशी भी कहते हैं कि पैसों में नहीं बल्कि कोई किसी और फॉर्म में आपको डिविडेंड दिया जा रहा है। तो अब ये जो डिविडेंड आपको दिया जा रहा है ये आपको मिल रहा है 2,000 शेयर्स जिनकी के वैल्यू आपको देखनी है कि 30 जून वाली लेंगे या जिस टाइम आपको बोनस शेयर्स मिले। तो डेफिनेटली जिस वक्त बोनस शेयर्स मिले हैं उस वक्त इसके ऊपर डिविडेंड वाली ट्रीटमेंट, यानी कि आप 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से और ये डिविडेंड का अमाउंट बन जाएगा जिसके ऊपर जो टैक्स इम्पोज है वो कैलकुलेट किया जाएगा और वो फाइनल टैक्स होगा। बोनस शेयर्स जो हैं वो इट्सेल्फ कोई इनकम में मज़ीद इजाफा नहीं करेंगे। बोनस शेयर्स का वही ट्रीटमेंट है, वो जिस वक्त डिस्पोज ऑफ होते हैं तो फिर एवरेज मेथड से उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। सो कैश डिविडेंड विल बी ग्रॉस्ड अप एंड टैक्स अंडर FTR और 25 को 2,000 से मल्टीप्लाई करके ये बोनस शेयर्स हैं और इसको डिविडेंड का ट्रीटमेंट हम अप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर 3 इज़ अबाउट he transferred an amount of 6 लाख टू बैंक अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये टैक्स क्रेडिट सेक्शन 61 का कैलकुलेट किया जाएगा इसके लिए। ये डोनेशन इसने दिया है। पॉइंट नंबर 4 इज़ अबाउट अ प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पहले टैक्स क्रेडिट हुआ करता था वो अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये सेक्शन डिलीट हो चुका है, तो इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई इम्पैक्ट आपकी कैलकुलेशन पे नहीं आएगा। So it will have no impact. Okay, this was about question number 1. Now we'll talk about question number 2. Question number 2 में कुछ प्रॉफिट ऑन डेट्स दिए गए हैं जिनका ट्रीटमेंट उन्होंने लिखा हुआ है अंडर दिस टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम इस हेडिंग के नीचे।
और आपको ये बताना है कि क्या ये सही हेड ऑफ इनकम है या ये टैक्स रिजीम सही है और इसमें एक्सपेंस माइनस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सो एज अ रूल ऑफ थंब आपको पता होना चाहिए कि फाइनल टैक्स रिजीम में एक्सपेंसेस माइनस नहीं हो सकते। बस ये चीज़ याद रखनी है आपको ना। यहाँ पे जो पहला इससे पहले कि इसकी मज़ीद डिटेल में जाएं तो मैं एक दफ़ा आपको याद दहानी के लिए ज़रा बता देता हूँ कि जो डिविडेंड्स हैं वो हमने बेसिकली जो सेपरेट टैक्सेशन है वहाँ, सॉरी डिविडेंड बोल रहा हूँ, प्रॉफिट ऑन डेट की बात हो रही है। सो प्रॉफिट ऑन डेट का टैक्सेशन ये सारे का सारा आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा कि अगर 5 मिलियन तक हो तो फिर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में टैक्स होता है, और जब 5 मिलियन से ऊपर हो जाए प्रॉफिट ऑन डेट की अमाउंट, और तो फिर हम उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले जाते हैं। सो और जो बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं वो एंड पे बताया हुआ है कि वो टैक्सेबल होंगे एट मैक्सिमम रेट ऑफ 10%। सो पहला जो आइटम है दैट इज़ रेजिडेंट इंडिविजुअल, जिसको 1.1 मिलियन का प्रॉफिट ऑन इंटरेस्ट मिला है टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स पे, जिसकी टैक्सेबिलिटी है उसमें ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगा, ठीक है ये बात। एफटीआर में टैक्स होगा, बिल्कुल ठीक है। एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस, ये बात गलत है, एक्सपेंस माइनस करने की इजाज़त यहाँ पे नहीं है। इसी तरह बिलाल के केस में 5.5 मिलियन, नाउ अब आप वो बेंचमार्क क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब नॉर्मल टैक्स रिजीम में होगा आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बिल्कुल ठीक है, और इसमें एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस, तीनों बातें ठीक लिखी हुई हैं। सो इट्स ओके। सीमा के केस में 5.2 मिलियन, अगेन वो 5.5 मिलियन का बेंचमार्क क्रॉस हो रहा है, लेकिन ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, तो इसके केस में मैक्सिमम 10% का रेट लगता है, और ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स होता है, तो नॉर्मल टैक्स रिजीम विद मैक्सिमम 10% रेट ऑफ टैक्स लगेगा। सो ये जो एग्जाम लिखा हुआ है ये बात गलत है। जब नॉर्मल टैक्स रिजीम में है तो फिर एक्सपेंसेस भी अलाउड होंगे, तो ये जो नो लिखा है ये भी गलत है। कमाल के केस में 3.3 मिलियन, इसके साथ एक स्टैरिक लगा हुआ है, और जिसकी डिटेल नीचे दी गई है कि प्रॉफिट वाज पेड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटी विच वाज वाइडली इशूड आउटसाइड पाकिस्तान। सो ये जो सारी बात लिखी हुई है इसके लिए हमें एक दफ़ा ज़रा रेफ़र कर लेना चाहिए है कि ये कौन सी बात हो रही है। सो ये एक्चुअली डिस्कस हो रहा है एग्जेम्पशंस में। हमने प्रॉफिट ऑन डेट एक सेक्शन पढ़ा हुआ है, सेक्शन 46, एंड इट सेज कि अगर इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि सेक्शन 46 क्या है। जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ये यू विल गेट टू दिस कंक्लूजन कि बेसिकली ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है दिस इज़ एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सो अगर ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स है तो इसका मतलब कमाल का ये जो इनकम होगा ये एग्जाम्प्ट हो गया, और जब इनकम एग्जाम्प्ट हो गया तो फिर इसका मतलब ये कि इसके अंदर जब एग्जाम्प्ट इनकम हो जाती है तो फिर उसके कोई एक्सपेंसेस भी माइनस नहीं होते। सो एक्सपेंसेस में भी यस नहीं होगा क्योंकि ये नो हो जाएगा, और ये भी एग्जाम्प्ट बेसिकली इसको होना चाहिए। सिकंदर के केस में रेजिडेंट इंडिविजुअल है, लोन एग्रीमेंट विद एसोसिएशन ऑफ पर्सन बीइंग इट्स मेंबर यानी सिकंदर एक पार्टनरशिप का पार्टनर है, और उसको इंटरेस्ट उसने लिया है। तो ये जो इंटरेस्ट उसने लिया है ये बिल्कुल, एक तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस को एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा, बल्कि उसके जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसमें ये सिकंदर को मिलेगा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम बनाते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन। और वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन होगी वो रेट पर्पसेस के लिए वो इनकम में ऐड की जाएगी सिकंदर के ही। सो ये एक्चुअली तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है पार्टनर के लिए, उसकी इनकम में शामिल नहीं होती, सिर्फ रेट पर्पसेस के लिए शामिल की जाती है। सो इट इज़ एन एग्जाम्ड इनकम और इंक्लूडेड इनकम फॉर रेट पर्पसेस ओनली। ड्रीम बैंक लिमिटेड, सो ये तो एक बैंक है, इसका कारोबार ही सूद, इसकी कमाई ही सूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो भी इंटरेस्ट इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं होना चाहिए, बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस होना चाहिए, और नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स होगा और एक्सपेंसेस भी अलाउड होंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली द बिजनेस इनकम, और नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली बात बिल्कुल ठीक है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 पे अब ज़रा डिस्कशन करते हैं हम। दिस इज़ अ क्वेश्चन अबाउट अगेन अ बिज़नेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका एक इनकम स्टेटमेंट ब्रीफ सा दिया गया है, और फिर उसके बाद एक्सपेंसेस की डिटेल बताई गई है कि एक्सपेंसेस में क्या क्या शामिल है। सबसे पहला एक्सपेंसेस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो सीधी सीधी ऐड बैक कर दें प्रॉफिट में, क्योंकि ये तो अलाउेबल एक्सपेंस है ही नहीं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से।
कैश पेमेंट ऑफ 1 million फॉर परचेजिंग 10 एयर टिकट्स। एयर टिकट्स अगर आप परचेज़ कर रहे हैं और आपने कैश पेमेंट की है तो इसके लिए आप अगर एक दफ़ा रेफ़र कर लें नोट्स को वेरी क्विकली, मैं बता देता हूँ कि बिज़नेस के हेड ऑफ इनकम में जो एक्सपेंसेस नॉट अलाउड हैं, डिडक्शंस नॉट अलाउड, उसमें हमने ये पढ़ा हुआ था कि जो कैश पेमेंट आप करते हैं उसमें एक एक्सेप्शन है और उसमें ट्रैवल फेयर ये बिल्कुल शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये जो एक्सपेंस है ये वाला, ये आप पे कर सकते थे और कैश में पे किया है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल ठीक किया है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, दिस इज़ अलाउड एज एक्सपेंस। नेक्स्ट आइटम इज़ पेमेंट ऑफ 4 million टू शिपिंग लाइन ऑन अकाउंट ऑफ डेमरेज। डेमरेज बेसिकली ये होता है कि आप जिस वक्त अपना सामान इंपोर्ट करते हैं तो वो कस्टम के वेयर हाउस में रखा जाता है और उसका एक टाइम लिमिट डिफाइंड है लॉ में। अगर आप उस टाइम तक अपनी सामान को वहाँ से नहीं उठाते हैं तो उस वेयर हाउस का किराया पे करना पड़ता है, जिसको डेमरेज बोलते हैं। सो ये डेमरेज आपको पे करना होता है, ये एक रूटीन का नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस होता है। ठीक है जी। डेमरेज आपने पे किए हैं फॉर कंटेनर्स ब्लॉक्ड एट द पोर्ट। इसी तरह आपने पेनल्टीज़ पे की हैं 9 million की, वर ऑल्सो पेड एट वेरियस क्लाइंट्स ऑन डिलेइंग देयर ऑर्डर्स। इनमें से कहीं पे भी वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है, ये बस डिलेड पेमेंट्स हैं और क्लाइंट को भी आपने कोई एग्रीमेंट वायलेट हुआ है, कोई लॉ की वायलेशन नहीं है, तो ये पेनल्टीज़ बिल्कुल अलाउड होंगी एज एक्सपेंस नॉर्मल बिजनेस। नेक्स्ट आइटम इज़ पेमेंट ऑफ 50 million टू बिल्डर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द वर्क इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है डेफिनेटली तो ये एक्सपेंस में तो माइनस होने की इजाज़त नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होते हैं और फिर डेप्रिसिएट होते हैं, सो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अलाउड एज एक्सपेंस। ओके, नेक्स्ट आइटम इज़, इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ। ओके, जो नेक्स्ट आइटम है दैट इज़ आपने ये तो हो गया था। नेक्स्ट आइटम इज़ पेमेंट ऑफ अरब एमिरेट्स दिरहम 1 लाख इक्वलेंट टू 5 million टू रिसर्च इंस्टीट्यूट इन यूएई। सो रिसर्च इंस्टीट्यूट को अगर आपने पेमेंट की है तो रिसर्च तो पाकिस्तान से बाहर हो रही है और पाकिस्तान से बाहर अगर हो रही है तो फिर रिसर्च एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं होता है एज एक्सपेंस, सो दिस विल नॉट बी अलाउड एज एक्सपेंस। नेक्स्ट आइटम इज़ फॉरेन एक्सचेंज लॉस, जो कि है 15.8 million का। अब ज़रा लॉस हुआ किस वजह से, ये ज़रा देखें कि आपने एक एसोसिएटेड कंपनी है कतर में, राइट, और आपने क्या किया कि ये 1 जनवरी 2022 को आपने इससे सेकंड हैंड प्लांट जिसकी कि इतनी कॉस्ट थी आपने इंपोर्ट किया, लेकिन पेमेंट करनी है जनवरी 2024 में। अब जब आपका ईयर एंड आया तो आपने देखा कि फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान रुपये की वैल्यू कम हो गई है और कतर का जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए आपकी लाइबिलिटी में कुछ इजाफा हो गया। लेकिन एक्चुअली आपने पेमेंट तो अभी की नहीं, जब पेमेंट तो होनी है जनवरी 2024 में, तो इसका मतलब ये फ़ॉरेन एक्सचेंज लॉस अभी रियलाइज़ नहीं हुआ। सिर्फ फ़ॉरेन एक्सचेंज लॉस जब रियलाइज़ हो जाए तो उस वक्त वो टैक्स लॉस को एक्सपेंस मानता है। तो ये इस लॉस को 15.8 million का जो आपने लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है कि एक्सपेंसेस में शामिल है, तो ये एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। और रीज़न ये है कि पेमेंट अभी तक हुई नहीं, देयर फॉर लॉस हैज़ नॉट येट बिन रियलाइज्ड। ठीक है जी। सो 15.8 million विल नॉट बी अलाउड एज एक्सपेंस। अदर इनकम में रिकवरी ऑफ बैड डेट्स जो है वो दी गई है, जो कि 16 मिलियन की है। 16 मिलियन में से आपने माइनस करना है जो आपको प्रीवियसली नॉट अलाउड था एज एक्सपेंस। 30 मिलियन आपने राइट ऑफ किए थे जिसमें से 10 मिलियन अलाउ हुए थे, तो इसका मतलब 20 मिलियन वर प्रीवियसली डिसअलाउड। तो अब आप सिंपली क्या करेंगे कि 16 में से 20 माइनस करेंगे तो यू विल गेट अ नेगेटिव आंसर, जो कि एक्सपेंस बन जाएगा आपका 4 मिलियन का एक्सपेंस बन जाएगा। अदर इनकम में से आपने 16 मिलियन जो शामिल हुआ है उसको निकाल देना है, माइनस कर देना है और एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है 4 मिलियन का। नेक्स्ट इज़ कैपिटल गेन। सबसे पहले तो इसका हेड ऑफ इनकम ही कैपिटल गेन होना चाहिए, बिजनेस में अदर इनकम नहीं होना चाहिए इसको टैक्स लॉ की नज़र में। तो इसलिए ये सारी की सारी इनकम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पर टैक्स होगी, क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ हैं। सिक्योरिटीज़ जब इसने खुद से बता दिया है एग्जामिनर ने, तो हम ये अनलिस्टेड कंपनी को एज्यूम करेंगे कि ये किसी और वजह से पब्लिक कंपनी है, यानी कि शेयर होल्डिंग अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास हो तो भी वो लिस्टेड, वो भी पब्लिक कंपनी तस्वर होती है। तो ये सब की सब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में टैक्स होंगी और उनके लिए जो भी टैक्स रेट्स आपको एग्ज़ाम में गिवन है वो आपने यूज़ करने होंगे।
ठीक है जी, सो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बिजनेस इनकम एंड मेंशन इट एज कैपिटल गेन्स। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ 9 million इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। द क्लेम वाज लॉन्च अगेंस्ट डैमेज ऑफ न्यू मशीनरी ड्यूरिंग द शिपमेंट दैट रेंडर्ड इट अनफिट फॉर यूज़। सो 9 मिलियन का लॉस है जो कि आप कह रहे हैं कि आपने अदर इनकम में रिकॉर्ड किया हुआ है। और ये लॉस किस वजह से है कि आपने कोई आपकी कोई मशीनरी है जो कि डैमेज हो गई है। और ये जो मशीनरी डैमेज हुई, इसका इंश्योरेंस क्लेम आपने लॉन्च किया हुआ है, यानी आपको इंश्योरेंस क्लेम अभी तक मिला नहीं। मशीनरी अनफिट है फॉर यूज़ जब आपके पास आई है। सो मशीन कारोबार में इस्तेमाल ही नहीं हुई है। सो यहाँ पे अब एक चीज़ आपको क्लियरली, इसको मैं अब यहाँ पे भी ओके कह रहा हूँ, सिर्फ इसमें थोड़ा सा आपको अगर एक्सप्लेनेशन आपको ये देनी पड़ेगी कि अ, ये जो 9 मिलियन का जो लॉस हुआ है इंश्योरेंस क्लेम का, नाउ अब यहाँ पे थोड़ी सी जो आई थिंक क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो ये कि इंश्योरेंस क्लेम का लॉस मतलब इंश्योरेंस क्लेम मिल गया और उसका लॉस है। और यानी कि आपकी मशीन फ़र्ज़ करें 100 की थी, इंश्योरेंस क्लेम आपको अगर 10 का मिला तो 90 का लॉस हो गया। सो या फिर आपको वो क्लेम मिला ही नहीं। ठीक है, सो ये इसमें अगर तो वो क्लेम मिला है तो फिर लॉस इज़ ओके, और अगर वो क्लेम ही नहीं मिला है तो फिर ये चूंकि मशीन ये भी कारोबार में यूज़ ही नहीं हुई तो फिर इसका आप एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन के द वे यू एक्सप्लेन इट इन योर सोल्यूशन। नेक्स्ट इज टैक्स डेप्रिसिएशन, और ये तो बिल्कुल अलाउड होगी एज एक्सपेंसेस में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपके चूंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दिए गए हैं तो आप जो करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन है उसको सबसे एंड पे कंसिडर करेंगे। अगर कोई लॉस एडजस्ट हो सकता है तो पहले उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है जी। और जो प्लांट है वो चूंकि 4 मिलियन उसकी कॉस्ट है और 45 रुपये वो उस वक्त प्राइस थी जिस वक्त आपने ख़रीदा था कतर से वो सेकेंड हैंड प्लांट, तो फिर उसकी कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट लॉसेस। ये लॉसेस आप बिल्कुल माइनस कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये दो चीज़ें आपको जहन में रखनी। पहली चीज़ तो ये कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं तो सिर्फ अपने ही हेड ऑफ इनकम में माइनस हो गए। जो कैपिटल लॉस है सिक्योरिटीज़ का, 2019 का नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 इयर्स मैक्सिमम होता है कैरी फॉरवर्ड अलाउड। तो 2019 से आगे 20, 21, 22 3 साल बनते हैं। हम टैक्स ईयर 23 की कैलकुलेशन बना रहे हैं तो इसलिए 2019 का लॉस तो नहीं इस्तेमाल हो सकेगा। हाँ, अलबत्ता सिक्योरिटीज़ का जो लॉस है 2020 का 6 मिलियन वो इस्तेमाल हो सकेगा, जो सेम हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट आप करेंगे। और बाकी जो अनएब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल होती है। और जो दूसरे लॉसेस हैं वो 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये लॉसेस तो बिल्कुल अवेलेबल हैं 2021 और 22 के। और जो स्पेकुलेशन बिज़नेस है, चूँकि स्पेकुलेशन बिज़नेस आपका इस वक्त सवाल में है नहीं तो इसलिए ये लॉस भी कैरी फॉरवर्ड ही हो जाएगा। जो दूसरा बिज़नेस है उसका लॉस आप इस्तेमाल कर सकेंगे। सो पहले बिजनेस के लॉसेस को यूज़ करेंगे और डेप्रिसिएशंस को बाद में। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 में मुश्तबा हुसैन एक बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें उसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में जब मैच्योरिटी डेट आई तो उन्होंने गुड्स की डिलीवरी भी की और पेमेंट भी की। इसका मतलब ये कि जो परचेज़ का कॉन्ट्रैक्ट था उसको बिल्कुल ऑनर किया। चूँकि ये आप ने ऑनर कर दिया, गुड्स की डिलीवरी हो गई, तो इसका मतलब ये है कि स्पेकुलेशन बिजनेस तो ये नहीं है, ये आपका नॉर्मल बिजनेस है। और आपका नॉर्मल बिजनेस का अगर ये एक्सपेंस है और आपने रॉ मटेरियल ख़रीदे हैं तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल विल बी अलाउड एज एक्सपेंस। तो ये आपको एक एक्सप्लेनेशन इस सवाल में देनी होगी। इसके बी पार्ट में आपको बताना है कि क्या इस विडो ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है या नहीं करनी है। ना इसके लिए आप एक दफ़ा जो रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देख लेंगे कि वो रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या कहती हैं इस सवाल में। सो रिटर्न फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सिंपली ये बात है कि अगर 1000 सीसी से ज़्यादा का व्हीकल हो तो आप बिल्कुल रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन ये विडो के लिए एक्सेप्शन है। दूसरा ये कि आप यानी विडो के पास अगर है 1300 सीसी कार तो सिर्फ इस वजह से वो लाइबल टू फाइल द रिटर्न नहीं होगा। इसी तरह 8 लाख रुपए कैश है जो कि कहीं पे रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको नेसेसिटेट नहीं करता।
बिज़नेस इसने किया है जिससे जो आमदनी है इसकी, हाँ यहाँ पे इसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग हर पर्सनल एक्सपेंडिचर वो 5.8 मिलियन है। तो अगर मैं इसको नेट ऑफ करूँ तो ये बनता तो है 2 लाख रुपए। लेकिन अब पर्सनल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। पर्सनल एक्सपेंडिचर आप इसमें आप डिस्क्राइब कर दें, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन वो तो नहीं मांग रहा। तो आप ये बता सकते हैं कि पर्सनल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, और उसके बाद अगर कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो वो हम ऐड बैक करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये टैक्सेबल लिमिट में आती है या नहीं आती। टैक्स स्लैब्स जो हैं वो नॉन सैलरीड वाले लगते हैं या नहीं। तो अगर ये टैक्स स्लैब में आ जाते हैं, बिज़नेस के लिए वैसे भी जो लिमिट है वो 3 लाख की है। ये आप सेक्शन 114 में आप ज़रा रिवाइज़ कर लीजिएगा नोट्स में, कि 3 लाख की लिमिट है। अगर 3 लाख रुपए आपका एक्स इनकम आ जाती है तो फिर इसका मतलब आपको रिटर्न फाइलिंग की ज़रूरत होगी। सो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरेटिकल है, सो आई एम स्किपिंग दिस। सिंपली आपको रेलिवेंट सेक्शंस की डिटेल्स बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बेसिकली आपसे पूछ ही रहा है कि आप किस मंथ में सप्लाई ट्रीट करोगे इन ट्रांजैक्शंस को। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और उसमें जो पॉइंट नंबर 1 है, इट सेज़ कि आपने एक एग्रीमेंट किया फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीन, लेकिन ये हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज के केस में यानी इंस्टॉलमेंट पे आप परचेज़ कर रहे हैं, तो जब हायर परचेज एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो उस वक्त वो सप्लाई ट्रीट हो जाता है। तो इसलिए जब आपने हायर परचेज एग्रीमेंट किया नवंबर 2022 में, अम, और वो एग्रीमेंट साइन हो गया, डाउन पेमेंट्स और इंस्टॉलमेंट्स ये सब इरेलीवेंट है। जब आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया तो उस वक्त आप इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। सो नवंबर 2022 एग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीन ऑन हायर परचेज वाज साइन। सो एग्रीमेंट वाज ओके इन नवंबर, तो आप नवंबर में इनपुट टैक्स इसका क्लेम कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है, इन दिसंबर 2022 एन एडवांस ऑफ 12 मिलियन वाज रिसीव्ड अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स। सो एडवांस इरेलीवेंट है, गुड्स डिलीवर्ड हों या मेड अवेलेबल हों तो फिर सप्लाई ट्रीट हो जाता है। तो इसका मतलब दिसंबर में आपने एडवांस लिया तो तब तो ये सप्लाई नहीं होगा, लेकिन मार्च में जब आप गुड्स डिलीवर करेंगे तब ये सप्लाई ट्रीट होगा। पॉइंट नंबर 3, मशीन की बात हो रही है जो कि आपने ख़रीद तो ली है लेकिन इस्तेमाल में नहीं लाए। इस्तेमाल में जब लाएंगे तो तभी उसका इनपुट टैक्स क्लेम हो सकेगा। अ, तो इसका मतलब ये है कि मशीन के केस में इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए आप नवंबर में उसको करें, क्योंकि तभी वो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज बनाने में यूज़ हो रही होगी मशीन, उससे पहले तो यूज़ ही नहीं हो रही। पॉइंट नंबर 4 इज़ अबाउट सम गुड्स जो कि लिमिटेड स्टोरेज की वजह से आपके क्लाइंट ने उठाई नहीं, लेकिन आपने उसको अवेलेबल कर दी। सो मेड अवेलेबल अगर हो गई हैं तो वो सप्लाई ट्रीट होगा। गुड्स वर्थ 7 मिलियन वर सोल्ड इन सितंबर, बट ड्यू टू लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एट बायर्स प्रेमिसेस द गुड्स वर डिलीवर्ड इन जनवरी। तो गुड्स डिलीवर जनवरी में हुई हैं लेकिन सितंबर में अवेलेबल थी, तो सितंबर को आप सप्लाई का अमाउंट ट्रीट करेंगे क्योंकि गुड्स अवेलेबल हो गई हैं। तो गुड्स मेड अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज़ अर्लियर इज़ टेकन एज टाइम ऑफ सप्लाई। जो इसका बी पार्ट है अगेन थ्योरेटिकल, सो विल स्किप दिस पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 7। इट्स द मेन सेल्स टैक्स क्वेश्चन, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस जो है उसमें नोट कर लेना चाहिए कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ ऑटो पार्ट्स की बात है। टेबल में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस टेबल के अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन यानी जो आपने सामान ख़रीदा अनरजिस्टर्ड पर्सन से, वो एक इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अपने सवाल के लिए, क्योंकि ये बंदा तो आपको सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं करेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अब देखते हैं। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड वायर एंड केबल ऑफ 6 मिलियन विच वर यूज्ड इन रिपेयर ऑफ मशीनरी। वायर एंड केबल्स के केस में ज़रा मैं क्विकली अगर आपको सैर करा दूँ नोट्स की कि हमने इसको कहाँ पे पढ़ा था। इसको हमने पढ़ा था सेल्स टैक्स में, जहाँ पे विच इनपुट इज़ एडजस्टेबल टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड, और इसमें हम पढ़ रहे थे वो चीज़ें जो कि परमानेंटली गुड्स यूज्ड इन और परमानेंटली अटैच टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स वायर्स एंड केबल्स, तो ये हमने कहा था इन पे टैक्स क्रेडिट आपको अलाउड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग हो, लेकिन या फिर वो गुड्स सेल और रीसेल के लिए हो, और फॉर डायरेक्ट यूज इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स। तो अब चूंकि ये जो वायर्स एंड केबल्स हैं
अगर आप देखें सवाल में तो ये किस लिए है, मशीन की रिपेयर के लिए है, तो बिल्कुल इसका इनपुट टैक्स आपको अलाउड होगा, कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। और आप ये अगर बता दें कि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है तो फिर इसको फिक्स एसेट्स के तौर पर ट्रीट करेंगे, अदरवाइज़ जिस पे वो 90% की लिमिट नहीं लगती। और अगर ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है तो बिल्कुल इसका इनपुट टैक्स नॉर्मल परचेज के तौर पे क्लेम हो जाएगा। सेकंड इज़ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स वर्थ 14 मिलियन परचेज फ्रॉम अ कॉटेज इंडस्ट्री। नाउ कॉटेज इंडस्ट्री अगेन अनरजिस्टर्ड ही होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपने इसको शामिल भी किया हुआ अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो इस एडजस्टमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आपकी सवाल की कैलकुलेशन में। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, अब जो आपकी सेल्स हैं उसमें बताया हुआ है कि ऑटो पार्ट्स आपने 5 मिलियन के विच वर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इन एक्सचेंज ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स कवर्ड अंडर वारंटी। वारंटी पार्ट्स के केस में क्या होता है कि आप चूँकि वारंटी में जो आइटम सेल करते हैं उसमें ऑलरेडी अगर कोई एक्सपेक्टेड वारंटीज़ हों तो उसकी कुछ ना कुछ प्रीमियम ले चुके हुए होते हैं, तो इसलिए इनकी मज़ीद इनको दोबारा से सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाता है। तो टैक्सेबल गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन में इसको शामिल नहीं करेंगे, यानी कि 5 मिलियन के जो ऑटो पार्ट्स आपने वारंटी में दिए हैं उसको दोबारा से सप्लाई ट्रीट नहीं होना है। Next is auto parts of rupees 4 million which were withdrawn by the owner for his personal use. नाउ आप ऑटो पार्ट्स जो हैं ये बिल्कुल अगर पर्सनल यूज़ के लिए लिए हैं सप्लाई ट्रीट होगा। सप्लाई की डेफिनेशन में आता है कि अगर आपका मैन्युफैक्चर्ड आइटम आपके अपने इस्तेमाल में आए तो वो सेल्स ट्रीट होता है। नेक्स्ट इज़ रॉ मटेरियल ऑफ 2 मिलियन विच वर गिवन टू फैक्ट्री इंजीनियर फॉर हिज पर्सनल यूज़। रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि आपका मैन्युफैक्चर्ड आइटम नहीं है, तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम अगर नहीं है क्योंकि रॉ मटेरियल है अभी ये, तो आपने तो कहीं से बस ख़रीदा है और उसके बाद आपके फैक्ट्री इंजीनियर साहब ने यूज़ कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि आपका मैन्युफैक्चर्ड आइटम अगर पर्सनल यूज़ में आए या बिज़नेस के अलावा किसी यूज़ में आए तो वो सप्लाई होता है। गुड्स ऑफ रुपीज़ 32 मिलियन, यहाँ पे आपको कुछ कैश डिस्काउंट मिला है, यानी कि अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट की वजह से आपके सेल्स टैक्स कैलकुलेशन इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ जो आपका बारगेन डिस्काउंट होता है वो इफ़ेक्ट करता है अगर दो कंडीशंस पूरी हों कि वो उसके ऊपर मेंशन किया जाए इनवॉइस के ऊपर और नॉर्म्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक हो, तब हम डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन बनाते हैं। लेकिन ये कैश डिस्काउंट्स हैं, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स का टैक्स कैलकुलेशन इन सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4 इज़ अबाउट टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स 16 मिलियन प्रोवाइडेड टू अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो चूँकि अनरजिस्टर्ड होती है और उसको जो सामान सप्लाई किया जाता है उसके ऊपर बिल्कुल फर्दर टैक्स चार्ज किया जाता है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5, कॉटेज इंडस्ट्री से जो सामान ख़रीदा जाता है, हाँ ये मैं जो पीछे भी कॉटेज इंडस्ट्री का जिक्र आया था क्योंकि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदारी जो की उसमें कॉटेज इंडस्ट्री शामिल थी, तो कॉटेज इंडस्ट्री की जो सप्लाईज़ हैं वो एग्जाम्प्ट होती हैं, तो उनके ऊपर भी कोई जब आप ख़रीदेंगे उससे तो वो कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसको बेचेंगे तो उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज होगा। Raw materials which were destroyed due to fire incident at factory store, all such materials were purchased from registered supplier। अब रजिस्टर्ड सप्लायर से सामान खरीदा, रॉ मटेरियल था, आपने ज़ाहिर इनपुट टैक्स पे किया होगा, लेकिन आग लगी और वो सामान ज़ाया हो गया। ना वो सामान ज़ाया हो गया तो इसका मतलब कि वो अब आपकी मैन्युफैक्चरिंग में तो इस्तेमाल नहीं होगा, तो उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता सवाल में अगर ये बताया हुआ होता कि वो जो सामान जल गया, वो जला हुआ सामान आपने बेचा है और वो जला हुआ सामान अगर टैक्सेबल सप्लाई है तो फिर इसका इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं। सो दैट इज़ टैक्स इन दिस वे। सो ये तो चूंकि रॉ मटेरियल जल गया और ज़ाया हो गया तो ये इनपुट टैक्स भी आपका क्लेम नहीं हो सकेगा। रॉ मटेरियल्स ऑफ 26 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर, द मटेरियल्स वर परचेज इन नवंबर 2022। नाउ जो रिटर्न्स होती हैं वो डेबिट क्रेडिट नोट्स के ज़रिए रिकॉर्ड की जाती हैं। सो आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या डेबिट क्रेडिट नोट्स इशू हुए हैं। सो यू विल गिव योर सपोजिशन इन दिस, डेफिनेटली टैक्स पेयर के फेवर की आप देंगे कि डेबिट क्रेडिट नोट्स इशू हैं। ना जो डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं, अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि अगर आपका जो रॉ मटेरियल है वो रिटर्न हुआ है तो इसका मतलब आपके इनपुट टैक्सेस को रिड्यूस कर रहा है ये, ठीक है, रॉ मटेरियल रिटर्न हो रहा है ना, तो इनपुट टैक्स को रिड्यूस कर रहा है, तो इसमें वो कोई टाइम लिमिट नहीं है। डेबिट क्रेडिट नोट्स की उस वक्त टाइम लिमिट होती है जब या तो इनपुट टैक्स बढ़ रहा हो या फिर
आउटपुट टैक्स रिड्यूस हो रहा हो, यानी जब गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा हो तो फिर वो 180 डेज़ की एक लिमिट है जो फिर आपको कलेक्टर से मज़ीद 180 डेज़ की कॉन्डोनेशन या एक्सटेंशन लेनी पड़ती है, तो फिर आप वो क्लेम कर सकते हैं। यहाँ वो 180 डेज़ वाली लिमिट अप्लाई नहीं होती और आप बिल्कुल इसके रिटर्न का ये एजम्पशन देकर के डेबिट क्रेडिट नोट्स इशू हुए हैं, सप्लायर को आपने वापस किए और बिल्कुल इसका क्लेम वो रिवर्स किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 7, सेल्स टैक्स इनवॉइस ऑफ 8 मिलियन डेटेड 15 जुलाई वाज एरोनियसली नॉट डिक्लेयर्ड इन द सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022 एंड ऑनवर्ड्स। अब एक इनवॉइस है जो कि नॉट डिक्लेयर्ड इन द सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022 एंड ऑनवर्ड्स। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ें। अ सेल्स टैक्स इनवॉइस ऑफ ₹8 मिलियन डेटेड 15 जुलाई 2022 was erroneously not declared in sales tax return for the month of July 2022 and onwards। अब ये क्या है, सेल है या परचेज है? अ, शायद मैं स्किप कर रहा हूँ कोई इन्फॉर्मेशन, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सेल है या परचेज है। तो पहले तो ये बताना होगा आपको कि ये क्या है। अगर तो ये सेल्स हैं जो आप इनएडवर्टेंटली स्किप कर गए हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स इनवॉइस बस लिखा हुआ है ना, वॉज एरोनियसली नॉट डिक्लेयर्ड इन सेल्स टैक्स रिटर्न, तो वो सेल की भी सेल्स टैक्स इनवॉइस हो सकती है आपकी अपनी, और परचेज़ की भी हो सकती है। तो अगर परचेज़ की है तो उसकी तो 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स होते हैं, यानी अगर ये जुलाई की है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और हम इस वक्त फरवरी 2023 की कैलकुलेशन बना रहे हैं, तो फरवरी में तो ये परचेज़ है अगर, तो फिर हम नहीं क्लेम कर सकते। और अगर सेल्स आपसे ओमिट हो गई हैं तो सेल्स भी नहीं की जाती, क्योंकि सेल्स के लिए फिर अगर ओमिट हो जाए तो वो उसके लिए 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स का कानून नहीं है, उसके लिए फिर उस मंथ की ही सेल्स टैक्स रिटर्न को रिवाइज करना होता है आपको। सो दोनों सूरतों में इसको आप इस मंथ में क्लेम नहीं कर सकते, चाहे आपने इसको सेल का एजम्पशन लिया है चाहे परचेज का। पॉइंट नंबर 8 इज टैक्सेबल गुड्स ऑफ 19 मिलियन वर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। दीज गुड्स वर सोल्ड इन जुलाई 2022। सो टैक्सेबल गुड्स हैं 19 मिलियन की जो कि रिटर्न हो गई। हाँ, अब ये सेल है, अब ये सेल रिटर्न है, कस्टमर की बात हो रही है ना, तो कस्टमर का मतलब आपकी सेल है। तो कस्टमर से अगर रिटर्न हुई है और जुलाई में सेल हुई थी, तो इसका मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 180 दिन से तो ज़्यादा ही हो चुके हैं इसको। ठीक है, तो अगर ज़्यादा हो चुके हैं तो अब आप इसको जो रिटर्न है उसका डेबिट क्रेडिट नोट हम एज्यूम करेंगे, अगर इशू हुआ भी है तो भी आपको पहले परमिशन लेनी होगी कलेक्टर से कि जनाब मैं इस डेबिट क्रेडिट नोट को इनकॉर्पोरेट कर लूँ और इस रिटर्न को अपनी आउटपुट टैक्स से माइनस कर लूँ। अगर उसने इन्फॉर्म आपको इजाज़त दी है तो फिर आप कर सकते हैं। सो आपको अगेन अपना ये एजम्पशन देना पड़ेगा कि हाँ जी 180 डेज से ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि जुलाई के मंथ में आपको अगेन डेट नहीं बताएगी कि किस मंथ में ये एक्चुअली मंथ की किस डेट को हुई थी। तो 180 डेज़ बहरहाल फिर भी ज़्यादा ही बनेंगे अगर आप इससे आगे काउंट करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो वो 180 से ज़्यादा ही बन जाते हैं। फरवरी की आप कैलकुलेशन बना रहे हैं। सो कंक्लूजन क्या है जी फिर इसका, पॉइंट नंबर 8 का, कि ये जो 19 मिलियन की रिटर्न है इस पे आपको बताना पड़ेगा कि मैंने कलेक्टर से इजाज़त ली है और कि मैं इसको इनकॉर्पोरेट कर लूँ, और इस रिटर्न को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1.2 मिलियन वाज पेड इन कैश। बिल्कुल यूटिलिटीज़ को आप पे कर सकते हैं कैश में, और इसका सेल्स टैक्स भी इसके ऊपर इनपुट टैक्स कैलकुलेट करके आप माइनस कर सकते हैं। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट मंथ, इसको इस मंथ में शामिल करेंगे, 90% की लिमिट लगाएंगे, एंड दैट इज़ इट। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, दैट वाज अबाउट कि टैक्स इवेजन जो है उसके लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। टैक्स इवेजन बेसिकली क्या है कि आप टैक्स पर झूठ बोले, वो इलीगल प्रैक्टिसेस के ज़रिए अपने इनकम को रिड्यूस करे और अपने टैक्स को बचा ले। तो इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है? इसको अवॉइड करने के तरीके वही सारे तरीके हैं जो हम कहते हैं कि एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के लिए क्या कुछ होना चाहिए आपके पास। तो एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के लिए क्या कुछ होना चाहिए, वो हमने क्या पढ़ा हुआ है जी? वो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो हमने सिस्टम ऑफ टैक्सेशन में पढ़े थे ना, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करें, यानी टैक्स लॉ सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो,
जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है टैक्स कलेक्टर के लिए वो बहुत अच्छा हो कि टैक्स कलेक्टर आपको तंग ना करे, एफबीआर आपको तंग ना करे, तो बेज़ाहिर टैक्स पेयर जो है वो कंफर्टेबल होगा। वो उसकी उसकी इनकम से कमेंशरेट हो, यानी ये जितने भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, ये हम किस लिए पढ़ रहे थे कि भाई टैक्स पेयर जो है उसको भी समझ आए कि हाँ हमें कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट होगी तभी टैक्स पेयर एवेजन को अवॉइड करेगा। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन ये तो कलेक्टर के लिए है। सो कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट आप कह सकते हैं, सर्टेनिटी आप कह सकते हैं, इक्वालिटी आप कह सकते हैं कि इसके जवाब में। इसी तरह एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए। सो ये जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स थे इनको आप अगर फॉलो करेंगे तो टैक्स पेयर को आसानी होगी, और फिर वो इवेजन की तरफ नहीं सोचेगा। वो कहेगा नहीं ठीक है एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम है, मुझे भी पता है कितना टैक्स पे करना है और लॉ भी सिंपल है, तो वो अदा करेगा। ओके जनाब, सो दिस इज़ इट। इसमें बिल्कुल एक मेरा डिस्क्लेमर है, हो सकता है मैं कहीं क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में किया ये सारा काम, तो हो सकता है कि मैंने कुछ इसमें कहीं गलती कर दी हो। और आप वो बिल्कुल मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई मज़ीद आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो we'll answer those questions in comments. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फॉरेन टैक्स क्रेडिट फिर कैलकुलेट किया जाएगा।